गुड मॉर्निंग। तो आज के हमारे टॉपिक्स है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द लिमिटेशन ऑफ सेकंड टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर वेरिएबल इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है, में हम इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग भी ऑलरेडी कर चुके हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने इसका मीनिंग अगर नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 आप देख सकते हैं, तो वहां से आपको इसका मीनिंग भी पता चलेगा। जब आपको मीनिंग पता चलेगा इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, तब जाके आप डिफरेंसेस को इजीली क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप टॉपिक में हमेशा इकोनॉमिक्स में मैंने पहले ही कहा है कि टॉपिक्स में टॉपिक्स ही इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इंटर रिलेटेड होने से आपको फर्स्ट स्टेप से ही देखना होता है। ठीक है, अगर बीच में से आप देखोगे तो फिर ये थोड़ा समझ में आएगा, और जो पहले जो कंसेप्ट जो क्लियर किया था वो अगर समझ में नहीं आया है तो फिर ये चीज समझने में थोड़ा दिक्कत करेंगे। ठीक है, समझ में आ जाएंगे मगर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्लियरली कंसेप्ट क्लियरली समझ में नहीं आएंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं किसे है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक जो इश्यूज होते हैं किसके, स्मॉल यूनिट के, स्मॉल इकोनॉमिक जो यूनिट होते हैं उनके, जब हम इकोनॉमिक जो इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो दैट्स वी कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंज्यूमर है, लेट कंज्यूमर X1, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट क्या है, डिमांड है। ठीक है, क्वांटिटी जो यहाँ पे क्वांटिटी जो डिमांडेड किए जाते हैं, ठीक है, और सप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने प्राइस को चेंज करके बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ाने से क्या होते हैं, कंज्यूमर की डिमांड घट जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर प्राइसेस डिक्लाइन कर दिया प्रोड्यूसर ने, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो जिसे हम बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू द जो प्राइसेस जो होते हैं उसके हिसाब से कंज्यूमर अपना क्या करते हैं ना, रिएक्शन देते हैं। ठीक है, अगर प्राइसेस कम हो गया तो ज्यादा बढ़ाते हैं। ठीक है, मींस कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में भी हमने पढ़ा था कि देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, अगर प्राइस फॉल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर की क्या हो जाएंगे, इनकम में चेंजेस आएंगे, कंजम्पशन में चेंजेस आएंगे। वो कैसे आएंगे, देखो, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स की इनकम थे कितने रुपीस, 20 रुपीज थे। ठीक, इनकम इसकी थे 20 रुपीज। अब इस 20 पे वो क्या खरीदते थे, फॉर एग्जाम्पल वो खरीदते थे मैंगो खरीदते थे। ठीक है, तो मैंगो खरीदते, तो मैंगो जब इसका प्राइसेस कितने थे, 2 रुपीज पर मैंगो थे, तो वो कितने खरीद सकते थे, 10 मैंगो खरीद सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्राइसेस डिक्लाइन हो गया, प्राइस डिक्लाइन होके कितना हो गया, डिक्लाइन होके कितना हो गया, 1 रुपये हो गया। ठीक है, तो उसको क्वांटिटी भी कितना खरीदना है, 10 क्वांटिटी से उसको वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ठीक है, उसको दोबारा खरीदने की दूसरी ये सेम क्वांटिटी ज्यादा खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब इसका प्राइसेस 1 रुपीज हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो 10 रुपए में ही क्या कर सकते हैं, अपना कंजम्पशन जो होते हैं फुलफिल कर सकते हैं, जो नीड्स होते हैं वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इसके पास रिमेनिंग 10 रुपए तो खर्चा कर दिया, ठीक है, तो इसके पास रिमेनिंग कितने बच जाते हैं, वो 10 रुपए बच जाते हैं। इस 10 रुपए से वो अपने बेसिक अदर जो नीड्स होते हैं, ठीक है, खाली ये इसको ये मैंगो खरीदना खाना नहीं होता, उसको दूसरे भी जो वांट्स होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं इसकी प्राइसेस में चेंजेस आने से। ठीक है, तो ये हो गया कंज्यूमर सेट से। प्रोड्यूसर सेट से ऐसे भी हो सकते हैं कि प्राइसेस डिक्लाइन हो गया तो प्रोड्यूसर का क्या हो सकते हैं, कंज्यूमर डिमांड बढ़ सकते हैं, उसके कंज्यूमर जो होते हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, या एक ऐसा हो सकता है इसका प्रॉफिट डिक्लाइन भी हो जाएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप पहले 2 रुपीज में 10 क्वांटिटी बेच रहे, सप्लाई कर रहे थे, अब 1 रुपीज में 10 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे, तो जाहिर सी बात है इसके प्रॉफिट में
चेंजेस आएंगे और प्रॉफिट डिक्लाइन होने की भी पॉसिबिलिटीज है। या ऐसे हो सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर है उस प्रोड्यूसर ने उसको क्वांटिटी को ऐसे क्या किया, प्रोड्यूस किया कि सबसे लोएस्ट कॉस्ट पे उसने क्या किया, गुड्स को प्रोड्यूस किया। ठीक है, तब जाके उसने इसका प्राइस क्या कर दिया, डिक्लाइन करने की वो क्या हो गया, काबिल हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्या हो जाते हैं, सिचुएशन बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जब इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम होते हैं, चाहे डिमांड साइड से हो चाहे सप्लाई साइड से हो, तो हम इनके जो स्मॉल यूनिट के, ठीक है, इंडिविजुअल हो या फर्म हो या कंज्यूमर साइड से हो या प्रोड्यूसर साइड से, उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो क्या हो जाते हैं, दैट्स वी कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये देखो, आप सप्लाई साइड से भी देखो, सब कुछ कहाँ से मसला खड़ा होते हैं, प्राइजेस से। ठीक है, इसी तरह आप कंज्यूमर साइड से देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो थ्योरीज होते हैं वो सब एक, ये जो होते हैं प्राइजेस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ प्राइजेस कहते हैं। ये चीज समझ में आई, थ्योरी ऑफ प्राइजेस माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्यों कहते हैं, कि इसीलिए कहते हैं कि इसका जो पूरा मसला जो है, मैटर जो है, वो पूरा प्राइजेस के ऊपर क्या हो जाते हैं, घूमते हैं। ठीक है, इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, जितने भी थ्योरीज देखो अब प्राइजेस में, प्राइस के इर्द गिर्द क्या हो जाते हैं, घूमते हैं। तो दैट्स कॉल्ड थ्योरी ऑफ प्राइजेस। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा किसे कहते हैं, इट्स कॉल्ड थ्योरी ऑफ प्राइजेस कहते हैं। ठीक है, ये थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको फिर दोबारा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है कि आपको फिर एग्जांपल दे के ही मैं इसको समझाऊं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि रिकैप्चुलेट करने की। ठीक है, तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक जो इश्यूज होते हैं वो ओवरऑल की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, ओवरऑल की। ठीक है, पूरा होल एग्रीगेट की जब हम स्टडी करते हैं, एग्रीगेट के प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे ये है इकोनॉमी है, ठीक है, होल इकोनॉमी इंडिया का, इसमें जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आते हैं, तो उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो दैट्स कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इनकी प्रॉब्लम्स क्या है, इनकी इनकम में क्या हो रहा है। ठीक है, ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होते हैं, हमारा क्या होते हैं, बॉस होते हैं। तो बॉस का हमेशा क्या काम होता है, फॉर एग्जांपल आपके घर में बॉस है, फॉर एग्जांपल आपके जो हेड होते हैं घर में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि सबको इक्वलाइज दे, सबको जस्टिस दे, सबको बराबर दे। ठीक है, तो इसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी क्या हो जाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी हमारे इकोनॉमी के क्या है, बॉस है। ठीक है, तो इसका मकसद क्या होता है, सबको इक्वल इनकम, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी इश्यूज होते हैं तो वो सब हम कहाँ पे पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो दैट्स वी कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसी सब को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, तो इसमें लाइक फॉर एग्जांपल आप पूछ सकते हैं कि क्या क्या हम पढ़ते हैं इसके, इसमें इसमें आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट किसी एक पर्टिकुलर स्मॉल यूनिट का प्रॉब्लम नहीं होता है, पूरी इकोनॉमी का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कितना इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ठीक है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं। ठीक है, और इसी तरह हमारे इकोनॉमी में होल जब जनरल प्राइस में बढ़ जाते हैं, जनरल प्राइसेस चेंजेस होते हैं। ठीक है, चेंजेस दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं इन्फ्लेशन, मींस की प्राइस बढ़ जाना। जब हम जनरल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, दैट्स वी कॉल्ड इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन की बहुत टाइप है, क्रैपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ग्लैपिंग गैलोपिंग इन्फ्लेशन समथिंग है। तो इसी तरह इन्फ्लेशन की भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ये हो गया प्राइसेस में चेंजेस, वन चेंजेस दिस, एंड अनदर चेंजेस इज यूं प्राइसेस में डिक्रीज होना। प्राइसेस में डिक्रीज होने का एक ही टेक्निकल वर्ड है, उससे हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। ठीक है, तो इन सब के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो कहाँ पे आ जाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। या अब नेशनल इनकम की ही बात कर लो। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट की ही बात कर लो, अब फॉरेन एक्सचेंज के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब दूसरे और भी जितने भी प्रॉब्लम है तो उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो किसे कहते हैं, वो क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, उनके इकोनॉमिक इश्यूज को हम सॉल्यूशन के लिए उनकी जब थ्योरीज पढ़ के उनको कुछ सॉल्यूशन देते हैं, तो वो सब कहाँ पे होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो
प्रोसेस जो होते हैं वो किसके इर्द गिर्द घूमते हैं, इनकम के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसके इर्द गिर्द घूम रहा था, प्राइजेस के। जितने भी कुछ भी होते हैं तो इस सब कुछ प्राइजेस के ऊपर होते हैं, प्राइजेस में चेंज, प्राइजेस में फिल्म में फिस्तान, प्राइजेस में पूरे ये जो प्रोसेस ही प्राइजेस के ऊपर क्या होते हैं, इर्द गिर्द घूमते हैं। इसी तरह ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं पूरे इनकम और एम्प्लॉयमेंट के इर्द गिर्द क्या हो जाते हैं, घूमते हैं। इसका प्रोसेस ही इसके आगे पीछे क्या हो जाते हैं, घूमते हैं। तो इसलिए हम इससे कहते हैं द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। तो शायद आप इस चीज को इजीली समझ पाया है। इसके बाद होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। एज्यूम, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स एमआई में हमेशा ये चीज एज्यूम करते हैं कि जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल होते हैं, ठीक है, उन सब को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, नो चेंजेस। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको समझाता हूँ। इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था दो पार्ट होते हैं, ठीक है। वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जब इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो ठीक है, इनके जितने भी वेरिएबल होते हैं, ठीक है, जब इसके बारे में स्टडी करते हैं तो इनके जितने भी वेरिएबल होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जैसे कि जीडीपी होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, एम्प्लॉयमेंट होते हैं, और इन्फ्लेशन आप बोल सकते हैं, डिफ्लेशन के बारे में, जो आपके नेशनल इनकम जो जीडीपी ही कह दिया, तो उन सब को क्या कहते हैं, उन सबको कांस्टेंट रखते हैं, नो चेंजेस, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। बाकी इसके जितने भी वेरिएबल है उनमें चेंजेस आएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी फैक्टर है वो इनके ऊपर क्या नहीं करेगा, कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इफेक्ट नहीं करेंगे इसका मतलब ये होता है कि नो चेंज इन द माइक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो वेरिएबल, माइक्रो इकोनॉमिक के जितने भी वेरिएबल होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो ये होते हैं, इसमें होते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने वेरिएबल होते हैं कांस्टेंट होते हैं। इसका अपोजिट हम कहाँ पे पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये होते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एम आई है, ठीक, और यहाँ पे एम ए है, ठीक है। ये चीज जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्मॉल यूनिट के जितने भी वेरिएबल होते हैं, स्मॉल यूनिट के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं, इन सब के जो वेरिएबल होते हैं वो सब हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। इनमें हम बोलते हैं कि इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर बिहेवियर जो होते हैं हम बोलेंगे कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। और ये प्रोड्यूसर बिहेवियर है, हम इनको भी कांस्टेंट रखेंगे। जो इंडस्ट्रीज की सप्लाई एंड जो डिमांड होते हैं, ठीक है, वो प्रॉफिट कमा रहे कि नहीं कमा रहे, क्या इनके जितने भी वेरिएबल होते हैं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं, उन सबको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हैं। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को जब हम स्टडी करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। ये थे इसके मतलब जो हम कांस्टेंट रखते हैं, कौन से वेरिएबल कांस्टेंट रखते हैं, कौन से कांस्टेंट नहीं रखते हैं। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, मेथड ऑफ स्टडी, ठीक है। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो ठीक है, हमेशा इसमें पार्शियल स्टडी करते हैं, ठीक है, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल दो मार्केट है, वन मार्केट एंड अदर मार्केट, ठीक है, ये है अनदर मार्केट फॉर एग्जांपल। जब आप इसकी स्टडी करते हैं तो ठीक है, इसमें इक्विलिब्रियम आपको लाना है। तो इसके जो इस मार्केट के इस जो मार्केट होते हैं इनमें कोई मतलब वो इफेक्ट नहीं करेंगे इन मार्केट के ऊपर। मार्शल पार्शियल इक्विलिब्रियम मींस मतलब अगर एक दो इंडस्ट्री से, बहुत सारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्रीज को आप एडजस्ट करते हैं तो आप कहते हैं कि इसके जो अदर जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनमें कोई मतलब वो चेंजेस नहीं आएंगे दूसरे मार्केट में, ठीक है। तो इसमें हमेशा हम इंडिविजुअल यूनिट के बारे में, अब एक फॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं तो दूसरे फॉर्म में हम चीजों को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये खाली इस यूनिट के लिए ही है, ठीक है। तो इसी तरह आप यहाँ पे स्टडी मेथड क्या होता है, हमेशा पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं, पार्शियल करते हैं, ठीक है। पार्शियल मींस एक ही के बारे में, फॉर एग्जांपल पार्शियल होते हैं एक्स और वाई दोनों होते तो
एक्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वाई के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। ये होते हैं पार्शियल एनालिसिस, ठीक है। इसी तरह स्टडी ऑफ मेथड मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पहले ही कहा था कि हम होल एस एंड एग्रीगेट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट पढ़ते हैं। तो इसमें जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। जनरल इक्विलिब्रियम मींस कि जितने भी मार्केट है, ठीक है, एक मार्केट में चेंजेस आने से दूसरे मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं। एक मार्केट में फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री सप्लाई प्राइसेस को चेंजेस कर दिया, ठीक है, हम जैसे कि ओलिगोपोली मार्केट में पढ़ते हैं, ठीक है। ओलिगोपोली 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 में हम क्या पढ़ते हैं, एक मार्केट जो होते हैं, पॉलिसी जो होते हैं, एक चेंजेस करने से या प्राइस लीडरशिप जो होते हैं उनकी प्राइसेस चेंज करने से दूसरे की डिमांड के ऊपर कितना इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई कंस्टेंट होते नहीं है, ठीक है। तो सब क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, इनमें एक दूसरे की चेंजेस आने से दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। एक इक्विलिब्रियम में चेंजेस आने से दूसरे के इक्विलिब्रियम में भी क्या करेंगे, वेरिएशन आएंगे। तो इसमें स्टडी मेथड हमेशा क्या होते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन इन ऑल मार्केट, ठीक। इसके बाद होते हैं स्कोप के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप और माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या होते हैं, जाहिर सी बात है नैरो होते हैं किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप, और वाइडर होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप। वो कैसे होते हैं, देखो फॉर एग्जांपल हमारे ये जो इकोनॉमी है, ठीक, ये है इकोनॉमी। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं तो स्मॉल स्मॉल यूनिट के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, स्मॉल यूनिट के बारे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाहिर सी बात है प्रॉब्लम कम, इसमें प्रॉब्लम कम आएगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें 10 स्कोप है, ठीक है, तो इसमें 10 होंगे, इसमें 10 होंगे, ठीक है। जब हम इनके बारे में जब अलग स्टडी करेंगे, इनके बारे में अलग स्टडी करेंगे, तो ये तो हो गया स्मॉल यूनिट। जब हम होल पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके पूरे सर्कल के अंदर जितने भी जगह है, इकोनॉमिक जितने भी एक्टिविटीज हो, उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें स्कोप ही ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप होते हैं वो हमेशा वाइडर होते हैं, क्योंकि हम होल के बारे में स्टडी करते हैं। होल में जब एग्रीगेट में हमेशा प्रॉब्लम ज्यादा आ सकते हैं, और नैरो इसलिए कहते हैं कि हम स्मॉल यूनिट के बारे में, सिंगल यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम और ये जो स्कोप जो होते हैं वो एज कम्पेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत कम आ जाते हैं। तो ये थे इनका स्कोप, कैसे कैसे किन का नैरो होते हैं, किन का ज्यादा होते हैं, तो इनके बारे में ये थे। तो इसके बाद हम प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या क्या है इसका, ठीक है। तो इसका देखो यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन से कंपोनेंट है, ठीक है। मैंने 2-3 ही लिखा है, बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्राइजेस, जो अब मार्केट जो होते हैं वो सब होते हैं। तो ये जो 3 है, 3 से बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 ही लिखे हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि ये खाली 3 ही है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल जो कंपोनेंट होते हैं, तो ये जो 3 मैंने यहाँ पे आपको डिस्प्ले किया है। इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो जो इकोनॉमिक्स होते हैं, थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी, जैसे कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई के सप्लाई इक्विलिब्रियम आ जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये जो कुछ प्रिंसिपल कंपोनेंट थे जो मैंने यहाँ पे आपको क्या किए हैं, शो किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्लाइड में अपना चैनल का नाम इसलिए रखा था कि लोग कंफ्यूजन है कि यहाँ पे चैनल का ये नाम क्यों रखा है। इसलिए रखा है कि यहाँ पे स्लाइड का कॉपी पेस्ट करके दूसरे क्या बनाते, पीपीटी बनाते, इसीलिए मैंने यहाँ पे अपना क्या किया है, लोगो ऐड किया हुआ, ताकि यहाँ से कोई कॉपी पेस्ट ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमेशा किस हर चीज का, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स का हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो, ठीक है, एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट के दो क्या होते हैं, दो फेस होते हैं, ठीक है। इसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने एडवांटेज है, उसी तरह इंपॉर्टेंस जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पे मैंने
इसके साथ डिफरेंसेस के साथ मैंने लिमिटेशन का, इसके जो डिमेरिट्स है, ठीक है, डिसएडवांटेज जो होते हैं, उनको मैंने यहाँ पे क्या किया है, डिस्कस करने के लिए यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह हर चीज का क्या आ जाते हैं, मेरिट एंड डीमेरिट आते हैं। तो इसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी कुछ लिमिटेशन है, जो कि ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में भी इनडायरेक्टली इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि नैरो स्कोप, इसी तरह बहुत सारे स्मॉल यूनिट के बारे में हम स्टडी करते हैं, फिलहाल ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, फिर भी हम यहाँ पे दोबारा पीपीटी में आप लोगों को शो किया। ठीक है, ताकि आपकी कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसका सबसे पहला प्रॉब्लम है स्टैटिक। ठीक है, हाँ, हम यहाँ पे जब माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जब स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल को क्या रखते हैं, कंस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे के ही समझाऊंगा कि कंस्टेंट कहाँ पे रखते हैं। फॉर एग्जांपल आप द लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में जब आप स्टडी करते हैं तो क्या कहते हैं, सबसे पहले एक पहला लाइन क्या आता है, अदर थिंग रिमेनिंग सेम, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये पहला लाइन है लॉ ऑफ डिमांड, और चाहे लॉ ऑफ सप्लाई के पढ़ते हो आप, जब इनका मीनिंग पढ़ते हो तो वहां पे पहला लाइन क्या आ जाते हैं, अदर थिंग रिमेनिंग कंस्टेंट। अदर थिंग में क्या आ जाते हैं, कंस्टेंट क्यों रखते हैं, क्या चीज रखते हैं, वो रखते हैं कि आपके डिमांड, ठीक है, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, और होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स के या कंप्लीमेंट्री गुड्स के जो प्राइसेस होते हैं, वो सब हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो ये एक क्या बन जाते हैं, कुछ वेरिएबल हम यहाँ पे कांस्टेंट रखने की वजह से ये चीज स्टैटिक बन जाते हैं। ठीक है, ये थे पहला पॉइंट। इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा लिमिटेशन क्या है, अनरियलिस्टिक अजम्पशन। यहाँ पे कुछ अजम्पशन एज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो वहां पे जैसे कि अब क्लासिकल इकोनॉमिक्स को हम पढ़ते हैं, तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हमेशा ये बोलते हैं कि इकोनॉमी में भी क्या हो जाता है, हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जब आप क्या पढ़ते हैं, थ्योरीज पढ़ते हैं, तो वहां पे आपको डायरेक्ट पहले ही ये पॉइंट देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट क्या करते हैं, प्रिवेल कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन मीन्स कि यहाँ पे होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, असल में रियलिटी में होमोजेनियस प्रोडक्ट कोई होता ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे क्या हो जाते हैं, प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट मिल जाते हैं आपको, कुछ और प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं, कुछ और प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे होमोजेनियस प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। मीन्स कि क्या हो जाते हैं, ये जो प्रिविलेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड परफेक्ट कंपटीशन जो होते हैं हमारी इकोनॉमी में, वो अनरियलिस्टिक होते हैं, वो सही नहीं होते हैं, वो अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो एजम्पशन होते हैं, ये क्या एजम्पशन होते हैं, अनरियलिस्टिक होते हैं। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ क्या आ जाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाते हैं। इसके बाद लिमिटेड स्कोप, लिमिटेड स्कोप के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें जो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम होते हैं, पॉलिसीज जो होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन होते हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, और डिफ्लेशन होते हैं, नेशनल इनकम जो इनकी बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं, इनके बारे में यहाँ पे कोई स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, बहुत सारे जो स्कोप होते हैं, वो ऑड ऑफ क्या हो जाते हैं, ऑड साइड होते हैं, किसके, हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के। फॉर एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम यहाँ पे इतने स्टडी कर रहे हैं, तो इस बाउंड्री के आगे क्या होते हैं, हमारे अभी इन्फ्लेशन होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, तो उनके बारे में हम स्टडी नहीं करते हैं। हम खाली स्मॉल यूनिट के जो प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, उनके बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे है लिमिटेड स्कोप होते हैं। ठीक है, ये थे another important limitation of microeconomics. Implies implies of पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी जो होते हैं, होल इकोनॉमी जो होते हैं, इनका क्या करते हैं, स्मॉल यूनिट का ही क्या करते हैं, आपको पिक्चर शो करते हैं। ठीक है, तो जब आप किसी पार्टिकुलर जगह का ही स्टडी करते हैं, तो आप इससे ऐसा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इकोनॉमी नेक्स्ट 5 ईयर में आगे जाएंगे कि या मतलब कि ये लॉस जाएंगे कि प्रॉफिट कमाएंगे, कि इसमें क्या, कैसे इसका ग्रोथ ट्रेंड होगा, ये आप पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इकोनॉमी के एक छोटे ही सेगमेंट का क्या कर देते हैं, आपको इसका कोई मतलब को एक्सप्लेनेशन देते हैं, इसके बारे में ही आप स्टडी करते हैं। तो आप एक ही
पार्टिकुलर स्मॉल यूनिट के बारे में पढ़ के पूरे इकोनॉमी का कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। इसीलिए अगर कंक्लूजन ड्रॉ भी करेंगे तो ये कंक्लूजन क्या आ सकते हैं, गलत, इनवैलिड हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं हमारे इकोनॉमी के जो पिक्चर होते हैं ये पूरे शो नहीं करते हैं। ठीक है, इसी तरह अनदर इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीगेट। हमेशा हम इसमें क्या पढ़ते हैं, इंडिविजुअल यूनिट के बारे में। इंडिविजुअल यूनिट के बारे में जब आप स्टडी करते हैं तो अदर जो होते हैं, बाकी जितने भी रिमेनिंग इकोनॉमी में जो चीजें होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम मैक्रो इकोनॉमी में स्टडी करते हैं, वो सारे चीज क्या हो जाते हैं, नेग्लेक्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर आप स्टडी करते ही नहीं है। ठीक है, आप खाली स्मॉल यूनिट के बारे में, स्मॉल यूनिट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होते हैं, उनके बारे में ही स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में ही स्टडी करने से आपको कुछ मतलब वो इफेक्टिव कंक्लूजन आप ड्रॉ नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एग्रीगेट को क्या किया, नेग्लेक्ट करके एक पार्टिकुलर फील्ड को, एक पार्टिकुलर सेगमेंट को ही आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इससे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या आ जाते हैं, लिमिटेशन बन के आ जाते हैं। इसी तरह बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल में हम बहुत सारी चीज पढ़ते हैं कि डिप्रिसिएशन होते हैं, इसके बाद रिसेशन होते हैं, ठीक है, इसके बाद फिर रिकवरी आ जाते हैं, ठीक, यूं इस तरह आ जाते हैं। इसका फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा, ये इस तरह से कुछ बन जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं, यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन होते हैं बूम होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं बॉटम साइड को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, फिर ये क्या हो जाते हैं, फिर बूम आ जाते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, तो जब यहाँ से बूम से फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रिसेशन। ठीक है, रिसेशन से आप मेन लेन से, मेन पॉइंट से, इस लाइन से जब हम नीचे आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर ऊपर जाने को हम क्या कहते हैं, रिकवरी बोलते हैं। ठीक है, फिर रिकवर करते हैं। तो इसी तरह इकोनॉमी फिर बूम पे आ जाते हैं। तो ये एक साइकिल है जो हमारे इकोनॉमी में प्रिवेल होते हैं, पूरी ये जो होते हैं फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, कि ये एक स्टेबल पॉइंट पे नहीं रहते। कभी ये यहाँ पे जब पहुंचते हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं, और साथ में इन्फ्लेशन भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्यों इन्फ्लेशन क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। ठीक है, जब पैसे आ जाते हैं तो इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई जो होते हैं ओवरफ्लो जो होते हैं, जब ओवरफ्लो हो जाते हैं इकोनॉमी में डायरेक्टली क्या इन डायरेक्टली क्या आ जाते हैं, इन्फ्लेशन हो जाते हैं। हमारी इकोनॉमी क्या कहाँ पे प्रिवेल करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या यू कैन से फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे डिप्रिसिएशन में क्या आ जाते हैं, डिफ्लेशन प्रिवेल करते हो, और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, लोगों को काम नहीं मिलते हैं, क्योंकि इकोनॉमी क्या हुआ है, डिप्रिसिएशन में चले गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1928 में जो यूएस यूएसए में 1928 में जो इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन हुआ था, कहाँ पे, यूएसए में। ठीक है, तो उसका हालात कितना खराब हुआ था, आप खुद स्टडी करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। ठीक है, तो वो आप जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेंगे कि डिप्रिसिएशन क्या होते हैं, रिसेशन क्या होते हैं। आपको फिर 2008 में इकोनॉमिक रिसेशन हुआ था। ठीक है, इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ से, फॉर एग्जाम्पल यूएसए में इकोनॉमिक रिसेशन होने के बावजूद इसका जो इफेक्ट कितने कंट्रीज पे पड़े थे, आप इनको भी अगर स्टडी करेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इन चीजों के बारे में ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, स्टडी नहीं करते। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी क्या नहीं करते हैं, स्टडी नहीं करते हैं। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो और हमने लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़े। ठीक है, और जितने भी आपको और जो प्रॉब्लम है आप मुझे इनबॉक्स में टाइप करके इनबॉक्स में सेंड करो, ताकि मैं वहां पे उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स होते हैं, इंफीरियर गुड्स होते हैं, और गिफिन गुड्स होते हैं, बहुत सारे गुड्स होते हैं। इनका जो इनकम इफेक्ट क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे प्रॉब्लम होते आते हैं कि इसका इनकम इफेक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल इनकम इफेक्ट इंफीरियर गुड का पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आते हैं।
ठीक है? अगर पॉजिटिव आते हैं तो क्यों आते हैं? अगर नेगेटिव आते हैं तो क्यों आते हैं? इस तरह के बहुत सारे इकोनॉमिक्स में छोटे-छोटे कांसेप्ट हैं, वो हमें क्लियर बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि हमें इन टॉपिक के ऊपर फोकस नहीं करते और जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम में इस तरह के ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? तो इसी तरह क्लासिकल इकोनॉमिक्स और केनेशियन जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है, ठीक है? तो उनको भी हम क्या करेंगे, उनके ऊपर भी क्या लेक्चर बनाएंगे, ठीक है? तो आप उनको भी देख लेना, ठीक है? जब तक आप कंपैरेटिव स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आप क्या नहीं कर सकते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियरली, ठीक है, क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हमेशा क्या करो, कंपैरेटिव स्टडी करना सीखो, ठीक है? कंपैरेटिव स्टडी करने से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के दौरान आपके माइंड में क्लियरली आपको आंसर आ जाते हैं, ठीक है? वहां से ऑप्शन को आप डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं, जो सही ऑप्शन है खाली उसी को टिक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर फॉर एग्जांपल आपने क्लासिकल थ्योरीज को पढ़ा है, आपको आते हैं, और केनेशन को भी पढ़ा है, आपको उसके बारे में थोड़ा नॉलेज है, ठीक है? तो उनमें जो डिफरेंसेस क्या है, वो चीजें आपको जब एग्जाम के दौरान एकदम से डायरेक्टली माइंड में नहीं आते। जब आप कंपैरेटिव स्टडी करके बैठे हो तो आपको दिमाग में एकदम से आ जाते हैं, और एकदम से बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप क्या कर देते हैं, उस क्वेश्चन को सही ऑप्शन को आप क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा मैं ये कहता हूँ कि आप कंपैरेटिव स्टडी करना, इकोनॉमिक्स में हमेशा कंपैरेटिव स्टडी करो, और इससे आपकी मेमोराइजेशन में भी चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है? आपको किस तरह एक टेक्निक बन जाती है कि किस तरह आपको स्टडी करना है। तो आप जितने भी फिर क्लासिकल, जब एक एक बार आपने इनके डिफरेंसेस को पता करके आप फिर थ्योरी पढ़ते हैं, तो थ्योरी आपको इजीली समझ में आ जाते हैं, ठीक है? अदरवाइज आप कंपैरेटिव स्टडी नहीं करते, तो अब फिर पढ़ते समय कंफ्यूजन होते हैं, यार ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है? तो आज की क्लास में हम इतने ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर आप लोगों को ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मैंने जब जितने भी मैंने अभी टॉपिक्स पढ़ाए, इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स में अभी थर्ड सेमेस्टर वालों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप वहीं से भी इन चीजों को देख सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को, ठीक है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी कंसेप्ट है, उनको भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो वो थर्ड सेमेस्टर के क्लासेस में मैं पढ़ा रहा हूँ, और जो फोर्थ सेमेस्टर को क्लासेस चल रहे हैं, तो उसमें इन दोनों के कंबाइन करके जो टॉपिक्स जो बने हुए हैं, तो उनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि आईएसएलएम मॉडल जो होते हैं, और एग्रीगेट डिमांड्स जो होते हैं, शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड, उनके बारे में ऑलरेडी टॉपिक्स बना चुका हूँ, तो आप उनको भी देख लेना, ठीक है? इकोनॉमिक्स में हमेशा आप अगर फोर्थ सेमेस्टर में भी हो, तो भी आप फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी आप कंसेप्ट क्लियर नहीं, उनको अभी से कंसेप्ट क्लियर करके ही आगे बढ़े, ठीक है? ताकि आपको वहां जाके क्या नहीं होते, प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा, ठीक है? फिर अल्लाह हाफिज।